डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? तो द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल which equal and opposite induced charges are produced on their opposite faces on the application of electric field is called dielectrics। यानी डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल क्या है? जब उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में हम जैसे ही डालेंगे उसमें एक जिस चार्ज के फील्ड में डालेंगे उस चार्ज के ठीक अपोजिट सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। यानी अगर दो प्लेट के बीच में हमने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक को तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिड्यूस कर देगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा तो क्या होगा? आपने पढ़ा है कि V बराबर E बराबर V बाई डी। तो D तो फिक्स्ड है, दो प्लेट के बीच की दूरी D तो फिक्स्ड है, तो E प्रोपोर्शनल टू V, E प्रोपोर्शनल टू V, यानी E घटेगा तो V भी घटेगा। तो डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट में के बीच में डालने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देना। तो ये नेचर किसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड घटाने का? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे हम डालेंगे ठीक उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को घटा देगा। तो वो घटा तो पोटेंशियल भी घटा। आप कहिएगा तो इससे हमको फायदा क्या हुआ? तो फायदा बहुत बड़ा फायदा हुआ कि C बराबर Q बाई V होता है, C बराबर Q बाई V होता है कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटर का। तो ये घट गया तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ गया। यदि हमारा प्लेट फिक्स है और कैपेसिटी हमको बढ़ाना है तो दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया गया। अब सवाल कहीं के पूछ देता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्यों डाला गया, ऐसा क्यों किया गया? तो इसका सवाल का जवाब है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो यही बात कहना है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्जेस आर प्रोड्यूस, यानी इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ऑन देयर अपोजिट फेसेस, दोनों सरफेस पर। अब जब हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तब, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे जब तक जो है सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब आइए इन जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जितने भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। एकदम जितने भी दुनिया में जितने भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो सब डाइलेक्ट्रिक है। एग्जाम्पल कुछ दे दिया गया है जैसे ड्राई एयर, ग्लास, माइका, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा। नाउ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखिए टर्म इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द प्रोसेस, एक ये प्रोसेस है, विधि है, इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर इंड्यूस्ड ऑन टू अपोजिट faces of dielectric on the application of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में या मीडियम में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज जो इंड्यूस्ड हो जाता है, इस क्रिया को, इस घटना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। चलिए सपोज टू पैरेलल प्लेट A and V चार्ज प्लस Q, चार्ज बाई प्लस Q और माइनस Q। लेट E0 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, दैट इज E0 ई अप्लाइड फील्ड। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला गया है तब का जो है सो फील्ड क्या है? E0 है, E0 है, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला गया है तो E0 है।
इसीलिए इसका नाम रखा गया अप्लाइड फील्ड। अब हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे, अब निगेटिव इसके तरफ, अब पॉजिटिव उसके तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अभी तो तोड़ के तो जाएंगे नहीं, लेकिन जाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों के बीच में जो है स्पेस आ जाएगा, और स्पेस आ जाने के बाद इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, मोमेंट फॉर्म हो जाएगा, मूवमेंट फॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण इसमें टॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी एक फोर्स Q माइनस क्यू इंटू ई हो गया, एक फोर्स प्लस क्यू इंटू हो गया। इसका मतलब है कि टॉर्क का फॉर्मेशन उसमें हो गया, टॉर्क। नाउ dielectric constant K is introduced between the A and B. Due to polarization, the charges of atom are displaced. Due to electric polarization, induced charges are produced, and these charges set up the induced electric field EP. इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया E0 माइनस EP, इसे E बराबर E, और ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, एयर में हो गया सिग्मा बाई, पोलराइजेशन के बाद सिग्मा P बाई इक्वल टू। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में टर्म आ गया था क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप लोग के दिमाग में ये गूंजने लगा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो आप आइए देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड to reduce electric field is called a dielectric constant. It is denoted by K. तो K इक्वल टू हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिड्यूस कितना हुआ, इतना रिड्यूस होके हुआ E0 माइनस EP, इसे सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा P। E हमेशा बड़ा है ये से रिड्यूस से, इसलिए K जो है ऑलवेज मोर देन 1 होगा, लेस देन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं लेस देन होगा, E0 हमेशा E से बड़ा है। E का मतलब हुआ पोलराइजेशन वेक्टर। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय P। यानी डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उसका पोलराइज के बाद जो वॉल्यूम होगा सो, और डाइपोल मोमेंट जो उसका होगा, उस दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, चार्ज गुने डिस्प्लेसमेंट होता है बटे वॉल्यूम। इंड्यूस्ड चार्ज अगर इतना है, सरफेस इंड्यूस्ड चार्ज इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल बराबर होता है चार्ज गुने डिस्टेंस, और ये भी जानते हैं कि चार्ज बराबर होता है सिग्मा गुने एरिया, इसे सिग्मा P इंटू एरिया गुने D, नीचे वॉल्यूम है, एरिया गुने D वॉल्यूम होता है, इसे वॉल्यूम कट गया, यानी P इक्वल टू सिग्मा P। यानी यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है कि पोलराइजेशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के। चलिए वहां हम लोगों ने दिखाया था कि पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन, जब मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। यानी जो मैग्नीट्यूड है किसका, पोलराइजेशन वेक्टर का, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को दो रूप में पूछ सकता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, एक हुआ ये, दूसरा आपको टेल से पूछ सकता है। वो ना पूछ करके आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। क्या घुमा के पूछ दिया कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। अब स्टूडेंट घबरा गया कि कौन क्वेश्चन आ गया, तो ऊपर भी देखिए नीचे भी देखिए, है ना, ऊपर भी देख के वही आदमी ठोकर खाता है, जो ऊपर देखता है तो नीचे ठोकर खाएगा, जो नीचे देखता है तो आगे ठोकर खाएगा। यानी दोनों को देखना है आपको कि टॉप हेड को भी देखना है टेल से, यानी हेड के रूप में क्वेश्चन पूछा है तो ठीक है, अगर टेल का है तो टेल को भी देखिए कि टेल क्या कहता है। चलिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोलराइजेशन में हम लोग जाने हैं कि E बराबर होता है E0 माइनस EP इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा P बाई एप्सिलॉन। E बराबर हो गया
सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इधर हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसको यूनिट वेक्टर से इसको प्रोडक्ट कर दिया है कि जैसा आप मैथ में जानते हैं कि 2 स्केलर क्वांटिटी है, अगर इसको हमको वेक्टर बनाना है तो हम इसको आई इसमें लगा देंगे तो इसमें दिशा मिल गया कि ये 2 जो है एक्स एक्सिस की ओर है। अगर इसका हम मॉडुलस लेंगे तो 2 बाहर, मॉडुलस आई 1 होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी यूनिट वेक्टर से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए ई डॉट और इसके जगह पर सिग्मा पी के जगह पर ये भर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया, इनको इधर ले आए तो ये यूनिट वेक्टर को बाहर कर दिए, तो ये जो पूरा टर्म हो गया, इसी पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके जगह पर डी कर दिया। इम्तहान में आपको आएगा ये प्रूफ करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि डी डॉट यूनिट वेक्टर नॉर्मल इक्वल टू सिग्मा। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए आ गया तो कहां से लिखिएगा, यानी पोलराइजेशन के डिफिनेशन से, यानी एक्सप्रेशन को लाना है और उसके बाद तब ये जोड़ देना है। ये आपको 2 डिफिनेशन अब ये जोड़ के पूछ सकता है, आपको 12 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में तोड़ के पूछ सकता है।